Hi guys, so welcome to this particular session. We'll be doing the past year questions from the intermediate statistics course. So this is the first question. All right, let's begin. Let's read the question and let's see what all is given. Let X be the number of words which are typed by a student in a minute. एक मिनट में एक बच्चा कितने words type कर सकता है उसका probability distribution हमें दिया हुआ है. सो एक्स की अलग अलग वैल्यूज 40 वर्ड्स पर मिनट या 50 या 60 या 70 ये चार पॉसिबिलिटीज हैं और ये चारों चीजों की प्रोबेबिलिटी भी हमें मेंशन्ड है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस इज ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of the average number of words typed in a minute which is x bar by two students. सो दो स्टूडेंट्स हैं वो ऑन एन एवरेज कितने वर्ड्स टाइप कर रहे हैं उसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एंड देन वेरीफाई दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू द पॉपुलेशन मीन. तो ये जो मेरी पॉपुलेशन है उसका जो मीन आएगा वो और जो मेरी एक्स बार की एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी. आई हैव टू वेरीफाई दैट. ठीक है. सो इफ we have to find the sampling distribution of the average number of words which are typed by two students. तो आपने एक सैंपल पिक किया विच इज कोई एक बच्चा है. सो यू पिक्ड वन स्टूडेंट एंड सॉ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज टाइपिंग. देन यू ऑल्सो पिक्ड अनदर स्टूडेंट एंड देन सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट स्टूडेंट एंड देन आपने एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स जो इन्होंने टाइप किए हैं वो चीज कैलकुलेट की है. सो बेसिकली आपने क्या किया है एक्स बार जो है वो क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. So x1 is the number of words that are typed by student number 1, x2 is the number of students that are typed by student number 2, and x bar is the average. मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. ठीक है. सो जब भी आपको इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन निकालने होते हैं तो मेकिंग अप अ टेबल रियली हेल्प्स. तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे सारे x1 के वैल्यूज और यहाँ पे x2 के वैल्यूज. ठीक है. x1 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है उसका जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो. ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है. करेक्ट. सिमिलरली x2 के केस में क्या हो सकता है इसकी टाइपिंग स्पीड 40 हो, 50 हो, 60 हो या फिर 70 हो. करेक्ट. सो ये हमारे पास एक सिचुएशन आ गई. अब हम क्या कर सकते हैं जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जिसका भी हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आप वो फॉर्मूला और ये पॉसिबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो. सो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर. देखो पहला बच्चा जो है उसकी टाइपिंग स्पीड 40 हो उसका दूसरे बच्चे की टाइपिंग स्पीड क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है. राइट. सो दीज टू थिंग्स आर इंडिपेंडेंट. राइट. जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं वी सिंपली मल्टीप्लाई दी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज एंड गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट. राइट. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है बिकॉज x1 is having the exact same distribution as x. 0.4, this is 0.3 and this is 0.2. ठीक है. सिमिलरली 0.1, 0.4, 0.3, 0.2 ये सब इनकी प्रोबेबिलिटीज है. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले इंसान की टाइपिंग स्पीड भी 40 हो दूसरे इंसान की टाइपिंग स्पीड भी 40 हो. ऐसी आपको हर बॉक्स के लिए एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि क्या होगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स बिकॉज पहले बच्चे की टाइपिंग स्पीड और दूसरे बच्चे की टाइपिंग स्पीड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन. करेक्ट. और आपको क्या करना है दिस इज माई रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिक. यही मेरा स्टैटिस्टिक है जिसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. तो जब पहले बच्चे की टाइपिंग स्पीड 40 है दूसरे की टाइपिंग स्पीड 40 है तो एवरेज वैल्यू क्या होगी 40. सिमिलरली जब 50 और 40 हुई तो एवरेज स्पीड होगी 45. एवरेज स्पीड होगी 50. सो मेरे पास दोनों क्वांटिटीज जो है हम लोग बॉक्स में फिल कर देंगे. सो यहाँ पे आप इस तरीके से 40 और 40 का एवरेज क्या होता है 40 और 50 का एवरेज होता है 45. 45 देन 50 एंड देन 55. दिस इज व्हाट वी कैन डू.
ठीक है, यू कैन फिल दिस अप अगेन। 50 एंड 40 का एवरेज क्या होता है? 45, 50, 55, 60। Similarly, this is 50, 55, 60, 65. Similarly, this is 55, 60, 65, 70। तो ये तो आपकी एवरेज वैल्यूज आ गई। और अब आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 इंटू 0.1 क्या होता है? दिस इज 0.01। 0.1 इंटू 0.4 इज 0.04, 0.03, 0.02, then 0.04, then 0.16, then 0.12, then 0.08, then 0.03, then 0.12, then 0.09, then 0.06, then 0.02, then 0.08, then 0.06, then 0.04। तो अब ये आपकी ना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज भी आ गई और जो आपकी एवरेज वैल्यूज है वो भी आ गई। अब आपको, आपका टास्क था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है कि एक्स बार की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी मेंशन कर दो और उनकी अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटीज मेंशन कर दो। यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार आ जाएगा द मोमेंट यू डू दिस, राइट? सो आपको क्या करना है नेक्स्ट, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स बार दैट यू हैव। सो डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का मतलब क्या है? आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, एक्स बार की अलग अलग वैल्यूज क्या हैं वो लिखोगे एंड उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज क्या हैं वो सब लिखोगे। तो देखो एक्स बार की जो वैल्यू है 40 भी है, 45 भी है, 50 भी है, 55 भी है, ठीक है, ऐसे ही 60 भी है, ऐसे ही 65 भी है, ऐसे 70 भी है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या है? x bar is equals to 40, x bar is equals to 45, x bar is equals to 50, x bar is equals to 55, x bar is equals to 60, x bar is equals to 65 and x bar is equals to 70। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, राइट? And then we just have to find out the probabilities that is associated with it, right? तो x बार 40 कहाँ कहाँ पे है? 40 सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। और 40 की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? 0.01। सो आई विल जस्ट मेंशन 0.01 हियर। ओके, नाउ 45 कहाँ कहाँ पे है? सो देखो 45 एक तो यहाँ पे है और 45 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का सम जब करोगे तो कितना आएगा? 0.08, 0.08, ठीक है। ऐसे ही अब 50 कहाँ कहाँ पे है? 50 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आप इन तीनों चीजों को ऐड कर लोगे। 16 एंड 6 कितना होता है? 22। यस, सो 0.22, 0.22। सिमिलरली 55 कहाँ कहाँ पे है? 55 इज 1, 2, 3 एंड 4 प्लेसेस। सो 0.2, 0.12, 0.12, 24, 25, 26, 27, 28, सो 0.28, 0.28। सिमिलरली 60 कहाँ कहाँ पे है? 60, 1, 2 एंड 3। सो दिस इज 16 एंड 9, 16 एंड 9 होता है 25, मतलब 0.05, सॉरी 0.25। तो दिस इज 0.25 एंड देन 65, 65 के लिए ये दो प्लेसेस हैं। 65 is at two places which is 0.12, ठीक है। So 0.12 and 70 is at one place which is here, so this is 0.04, ठीक है। This is 0.04 एज अ फाइनल चेक कि जो भी तुमने किया है, जो भी कैलकुलेशन की है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वन थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर इज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप एज अ चेक ये चेक कर लो कि भाई ये सारी चीजों का सम 1 है कि नहीं, जस्ट एज अ कॉन्फर्मेशन दैट देयर इज नो कैलकुलेशन एरर।
So this is 9. 9 and 22 is 31. 31 and 20 is 51. 51 and 8 is 59. 59, 59. 59 and 10 is 69. 70, 71. 71 and 4 is 75. 75 and 25 is 100. So that's fine. So this is, the sum is 1. So ये मेरा क्या आया है? Probability distribution of x bar. x bar का probability distribution आ गया. So this is my first task that I have done. ये तो हो गया है. ये आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दिया है. नाउ आपको वेरीफाई करना है कि एक्स बार की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो और जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है वो बराबर है. ठीक है. सो पहले तो आप पॉपुलेशन मीन निकाल लो एंड देन आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी निकाल लो. और दोनों चीजें जब आप निकाल लोगे एंड दैट शुड बी फाइन, राइट. सो इफ आई हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन विच इज म्यू, वो बेसिकली हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को ही बोलते हैं. और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये. इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है? समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. तो जो अलग अलग एक्स वैल्यूज हैं वो इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोज वैल्यूज ओवर द सैम्पल स्पेस, राइट. सो ये कितना हो जाएगा? this multiplied by this plus this multiplied by this plus this multiplied by this plus this multiplied by this, right. So this is nothing but 40 into 0.1 plus 50 into 0.4 plus 60 into 0.3 plus 70 into 0.2. So this is 4. This is 20. This is 18. This is 14. And then 22, 32, 36, 56. Yes, this is 56. Population mean value is 56, right? ये तो population mean हो गई. अब मुझे अगर निकालनी है क्या? Expected value of x bar. वो क्या होगी? Summation x bar into probability of x bar, which is the multiplication of this with this, this with this, this with this, this. इस ये सब multiplication करके add करना है, right? So what I have to do is 0.01 into 40 plus 0.08 into 45 plus 0.22 into 50 plus 0.28 into 55 plus 0.25 into 60 plus 0.12 into 65 plus 0.04 into 70. तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है. द बेस्ट वे वुड बी टू यूज अ कैलकुलेटर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन हियर. सो लेट्स सी. तो पहले ये सारी चीज़ें कितनी, दिस इज 0.4, 0.08 into 45, so this is 3.6 plus this is 0.22 into 50, that is 11 plus 0.28 into 55, that is 15.4 plus 1/4 of 16, that is 15. 60 is 15. Yes, and then 0.12 into 65, that is 7.8. And then this is 28. This is actually 2.8. And then you just sum all these values. ये कितना हो जाएगा?
3.6 and 0.4 is actually 4. 4 plus 11 plus ये कितना होगा? पहले हम लोग क्या करते हैं? 15 and 2 is 17. Okay. And 17 and 7 is 24. 24. Okay. And 1.6 and 2. 24 and 2 is 26. और एक यहाँ पे 15 भी है. ठीक है. And this is 15. 15 plus 15 is 30. 30 and 26 is 56. राइट. सो जो चीज हमें वेरीफाई करनी थी वो ये थी कि जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है वो बराबर है, विच इज द केस. तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दिया, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज दोनों की बराबर कर दी. ये वैल्यू 56 है और ये वैल्यू भी 56 है. सो वॉट एवर इज आस्क्ड इज डन. दिस इज वेरीफाइड. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी कैन डू प्रॉब्लम नंबर 1. ऑल राइट. आई होप दिस इज फाइन. All right, moving on to the next part. Yes, the next question. Question number 2. Suppose the number of hours per week that a college student spends on social media platforms X has a mean value of 20 hours. This is per week. Per week 20 hours मतलब 7 दिन, मतलब लगभग 3 घंटे अगर मान लिया जाए. On an average 3 hours per day. So I think they're talking about some previous time. And करंटली ये मीन बहुत बड़ी होने वाली है. ठीक है. नंबर ऑफ आवर्स पर वीक दैट अ कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ये जो है कि कितने घंटे वो स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज माय रैंडम वेरिएबल एक्स, जिसकी मीन वैल्यू है 20 एंड जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 4. ठीक है. सो एक्स जो है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो है 20 एंड उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है which is 4 hours. If 60 students are selected randomly, 60 students को हमने pick किया randomly. Now the question is, what is the probability that the average hours which is spent by this group on social media in a week is between 19.8 and 21.1. ठीक है. So आपने क्या किया? 60 स्टूडेंट्स को पिक किया और आपने इनका एवरेज निकाला. और अब आप सवाल जो है वो ये पूछ रहे हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये जो एवरेज टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं इन अ वीक इज बिटवीन 21.1 आवर्स एंड 19.8. इट वोंट मेक अ डिफरेंस इवन इफ यू कंसिडर दिस बिटवीन. जैसे बिटवीन की दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, और बिटवीन में कई बार इंक्लूड भी कर लेते हैं एंड वैल्यूज. ठीक है. सो इरिस्पेक्टिव, चाहे आप इस चीज को इस तरीके से कैलकुलेट करो या फिर आप इसको इस तरीके से चीज को कैलकुलेट करो, योर फाइनल आंसर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. फाइनल आंसर विल नॉट चेंज ऑब्वियसली बिकॉज यू विल सी रीजंस थोड़ी देर में, बिकॉज दिस विल बी नॉर्मलाइज्ड. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा एक्स बार. सो बिकॉज इट्स अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें एजेस को आप इंक्लूड कर लो या ना करो, योर आंसर रिमेन्स द सेम. बट द क्वेश्चन इज बिटवीन दीज टू, सो यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस. इन दोनों के बीच में होगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग विथ. बिटवीन, I consider it in this manner. But even if somebody does this, जैसे कई बार बिटवीन का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसमें एजेस इंक्लूडेड होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, बट नॉर्मली बिटवीन मतलब इनके बीच में. ठीक है. ऑल राइट. सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी. आपको ये चीज फिगर आउट करनी है कि ये क्या होगा. ठीक है. सो नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट. तो अब मुझे अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नोइंग कि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है दैट विल रियली हेल्प, राइट. सो अब एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये बात कैसे पता चलेगी. तो अब आप ये देखो, हमें पता है कि एन वैल्यू जो है वो 60 है, तो हमें, और लेकिन मेरे को ये नहीं बताया कि इनिशियल पॉपुलेशन कैसी थी.
इनिशियली जो एक्स है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है वो मुझे नहीं बताया गया, बट मेरे पास एक थ्योरम है जिसको हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं, जिसके हिसाब से इफ यू हैव अ लार्ज सैम्पल साइज देन जो भी आपका एवरेज वैल्यू है एक्स बार, दैट स्टार्ट्स फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन विच इज इक्वल्स टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो क्या होता है, जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन, ये हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू CLT, central limit theorem, x bar follows approximately a normal distribution with mean expected value of s, x and variance which is standard deviation divided by square root of n. ये होता है. अगर बेसिकली इसको मैं सिग्मा और इसको मैं म्यू कंसिडर करूं तो ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा इधर, मीन वैल्यू इज म्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा बाय रूट एन, ये हो जाएगा. नाउ एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन ये है. नाउ आई कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी. ओके, सो अब मेरा गोल बहुत सिंपल है कि मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको स्टैंडर्डाइज अगर करती हूँ तो मेरे पास ये चीज़ जो है ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है. तो जब मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूंगी तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी. और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसको हम लोग रेफर कर सकते हैं, राइट. सो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ मीन वैल्यू विच इज म्यू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी. और म्यू वैल्यू हमारी कितनी थी, म्यू वैल्यू हमारी थी 20. तो हमने यहाँ पे, और हमने सिग्मा बाई रूट एन से डिवाइड कर दिया. सिग्मा कितना था 4, रूट एन कितना है, एन इज 60, सो रूट 60. दिस इज व्हाट वी डिड. द मोमेंट वी डू दैट, ये जो वैल्यू है ये हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज दिस नंबर, व्हाट इज दिस नंबर, एंड देन वील सी. ओके, सो व्हाट इज दिस कैलकुलेशन. So this is 19.8 minus 20, and then we have to divide it by 4, and then we also have to multiply it by square root of 60. So this is minus 0.38729, and then this is 21.1 minus 20 divided by 4 multiplied by square root 60. So that is 2.13014. ये है, राइट. अब मुझे जो है ये वैल्यू निकालनी है, जो मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मेरे को क्या करना है कि 2.13014 से वैल्यू लेके यहाँ -0.38729 के बीच में वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मतलब बेसिकली मेरे को ये एरिया निकालना है, राइट. तो ये निकालने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, मैं जेड टेबल में जाके ये नंबर के लेफ्ट साइड में कितना एरिया है वो निकाल सकती हूँ, जिसको मैं क्या बोलूंगी, वी विल कॉल इट फाई ऑफ जो आपकी ऊपर वैल्यू. और बिकॉज जेड टेबल में हमारे पास लेट्स से 2.2 डेसिमल तक ही पॉसिबिलिटी होती है, सो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 2.13. एंड ये जो पूरा एरिया है आपका, इसमें से हम ये वाला एरिया रिमूव कर सकते हैं. तो ये वाला एरिया रिमूव करना है तो बेसिकली मुझे माइनस क्या करना है, 5 ऑफ, अगेन यहाँ पे भी मुझे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेट अगर आप करोगे तो ये -3.9 हो जाएगा. रफली इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली. ठीक है, सो दिस इज -0.39
एंड देन ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में जाके इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। सो देखो हमें चाहिए क्या, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द टेबल। यस, दिस इज द टेबल। नाउ व्हाट आई नीड is the standard normal table. Yes, this is a standard normal table. मेरी जो values थी वो क्या क्या थी? One value that we had was, एक value थी basically phi of 2.13 था minus phi of minus 0.39 था, ठीक है। तो अब 2.13 जो नंबर है वो मुझे कहाँ मिलेगा? 2.1, this is 2.1, and then 2.13 which is here. So this is my 2.13. यहाँ पे जो नंबर है that is 0.9834, 0.9834 minus, now what is this number? अब इसके लिए माइनस 0 पॉइंट, पहले तो माइनस 0 पॉइंट ये देखा, सॉरी -0.3 था, माय बैड, -0.3, -0.3 ये रहा, एंड 9 जो है वो यहाँ पे है। तो this is what we want, 0.3482, 3482. This is basically what I have to use. तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर होने वाला है, राइट? दिस इज व्हाट आई हैड टू कैलकुलेट, एंड देन व्हाट इज दिस? अब इसको आप अगर डिफरेंस लेते हो तो ये हो जाएगा 0.9834 minus 0.3482, that is 0.6352. So the probability that the average time that a group of 60 student is spending on social media in a week is between 9.8 and 21.1 hour is 63.52%। ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सेंट्रल लिमिट थ्योरम ही यूज करनी थी। इफ एन वैल्यू इज ग्रेटर देन सैम्पल साइज इज लार्ज देन यू कैन अप्लाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो एक्स बार जो है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, विच मीन वैल्यू म्यू एंड वेरिएंस वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाय एन, या स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू सिग्मा बाय रूट एन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू हियर, ऑलराइट। Next problem, B part of this question. Now, what is the question? Let the random variable x, y, and z have mean value 2, -3, and 4, and the variances as 1, 5, and 2 respectively. तो आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है x, एक रैंडम वेरिएबल है y, एक रैंडम वेरिएबल है z, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो है 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है वो है -3, expected value of z is 4. Variance value of x is 1. Variance value of y is 5. Variance value of z is 2. ये चीज mentioned है. Now, next part is moreover, the covariance between x and y. Covariance between x and y is -2. Covariance between x and z is -1. And covariance between y and z is 1. Now the question is, find the mean and variance of a new random variable w which is given by this. तो आपका एक random variable है w which is 3x minus y plus 2z. आपको इसकी मीन और वेरिएंस वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी है तो मतलब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w निकालनी है, ठीक है।
अब हमारे पास एक रूल है विच इज लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, दैट एक्सपेक्टेशंस आर लीनियर, ठीक है, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि अगर मैं इस चीज की एक्सपेक्टेशन निकालूंगी तो मैं इस एक्सपेक्टेशन को लीनियरली अलग अलग टर्म्स पे ऐड कर सकती हूँ, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, 3 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज मुझे पता हैं, और मैं यहाँ पे इनको रिप्लेस करके इस चीज को कैलकुलेट कर सकती हूँ। 3 × 2 माइनस ऑफ, यहाँ पे ये -3 है, एंड देन +2 टाइम्स × 4। ठीक है, सो दिस इज 6, दिस इज 3, एंड देन दिस इज 8, एंड देन दिस इज 14, 15, 16, 17, so this is 17. ठीक है, so expected value of W is 17. Now the next thing that I have to calculate is variance of W, which is the variance of 3 times x minus y plus 2 times z. Now this is where the things become tricky. अगर x, y और z तीनों linearly independent होते, sorry, why am I saying linearly independent? If they would have been independent, ये random variables independent होते, linear independence is a concept in mathematics. If these three random variables would have been independent, ये सब covariance value जो है हमारी क्या होती, 0 0 0, तो हमारी फिर ये वेरिएंस सिंपली क्या होती, जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर होके बाहर आता और इंडिविजुअली वेरिएंस टर्म्स निकलती। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो ये कोवेरियंस टर्म्स भी यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, एक जनरल अगर आपको फॉर्मूला निकालना है, लेट्स से ax प्लस by प्लस cz, इस चीज की अगर वेरिएंस निकालनी होती तो वो क्या हो जाती, a² वेरिएंस ऑफ x प्लस b² वेरिएंस ऑफ y प्लस c² वेरिएंस ऑफ z। ये तो टर्म नॉर्मली होती, प्लस प्लस अब आपके ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे दो दो के पेयर्स यहाँ पे क्या बन सकते हैं, एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड। ठीक है, एंड देन 2 टाइम्स ये जो हमने 3 पेयर्स बताए हैं और उनके आगे के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज 2 टाइम्स ए बी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस 2 टाइम्स ए इंटू सी कोवेरियंस ऑफ x comma z plus 2 times b into c covariance of y comma z. This is the general formula. ये ए बी सी प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और जब आपके ये तीनों वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है, एंड देन सिंपली दिस इज द फॉर्मूला दैट यू वर्क विद। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये चीज अप्लाई करनी है, राइट? So now what can we do? This is 3 square. 3 square into variance of x plus -1 whole square into variance of y plus 2 whole square into variance of z. ये तो पहली 3 टर्म्स हो गई। Then 2 times a into b. a into b is 3 into -1 into covariance of x into y plus 2 times 3 into 2 into covariance of x comma z, and then plus 2 times -1 into 2 into covariance of y comma z. ठीक है, now I have this and this and this and this. Now simply just put the values, test, everything is all done. This is 9, variance of x कितना है 1 plus 1 square is 1, variance of y कितना है 5 plus 4 into variance of z, variance of z is 2, then this is -6, covariance of x and y is -2 plus 12, covariance of x and z is -1 -4, covariance of y and z is 1। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 -12 -4
So this is basically what we have. And what do we get? Minus 12 and plus 12, this get cancelled. ये तो cancel हो गए, ठीक है. And then this and this, there is only one इधर भेज दिया. 9 9 9 18. So variance of W is basically 18. ठीक है. So variance of W निकाल लिया है, expected value of W निकाल लिया है. Whatever we were supposed to calculate, we have done. Okay. So this was your question number 2. Both these questions were for 10 marks each. So simple है, बहुत complicated नहीं था. Systematically if you do, you'll be able to do it. Okay. All right. So we'll do rest of the problems in the next session. I hope this was helpful. Thank you so much. Take care.